जिनकी राजनीतिक रोटियां आर्टिकल 370 के दम पे सिकती थी, आज उन सब की मुंह पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा तमाचा मारा है। आज उसी लाल चौक पे भारत का तिरंगा बहुत ही गर्व से लहरा रहा है और वहाँ की जनता खुद वहाँ तिरंगे लेके पहुँचती है, हिंदुस्तान के नारे लगाती है। देखिए, हमारा जो इतिहास है वो पत्थरों पे गड़ा हुआ है। कांग्रेस के कहने या न कहने से हमारा इतिहास मिटने नहीं वाला। आज जो पूरा भारतवर्ष बहुत खुश है कि कश्मीर में ना दोबारा से सनातन का उदय हो रहा है। पूर्वजों ने सर कटाए, अपने घर से बेघर हुए, लेकिन अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। तो आज जो वहाँ जो सनातन की ध्वजा किसी की वजह से है तो वो कश्मीरी हिंदुओं की वजह से है। क्या लगता है आपको? आपका बहुत बड़ा संघर्ष रहा है और आज जिस तरह से जो है सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया वो किस तरह से देखते हैं आप? पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आज अपने चैनल पे इनवाइट किया और मैं समस्त देशवासियों से कहूँगी कि आज का दिन वाकई में बहुत खुशखबरी वाला दिन है। हम काफ़ी समय से बहुत उत्सुकता से इस वर्डिक्ट का, सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट का इंतज़ार कर रहे थे और आज फाइनली जो गुपकार गैंग और वो जो सारे जो गैंग्स हैं मिलजुल के जिन्होंने पूरे भारतवर्ष को भ्रमित करके रखा था आर्टिकल 370 पे, खासकर वो जिनकी राजनीतिक रोटियां आर्टिकल 370 के दम पे सिकती थी, आज उन सब की मुंह पे सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के एक बहुत बड़ा तमाचा मारा है। और उस भारत सरकार के 5 अगस्त 2019 के जो JNK रीऑर्गेनाइजेशन बिल उन्होंने लोकसभा में और राज्यसभा में पेश किया था, उस जिसके दम पे कश्मीर और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 यूनियन टेरिटरीज़ में बांटा गया था और आर्टिकल 370 को निरस्त किया गया था, उसके दम पे आज एक पॉजिटिव मोहर लग गई है भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो ये एक्चुअली में आज समस्त देशवासियों के लिए बहुत बड़ा दिन इसलिए भी है क्योंकि ये जो अभी भी कुछ डाउट्स थे कुछ लोगों के मन में कि क्या वाकई कश्मीर इंटीग्रल पार्ट है भारत का, तो उस पर जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है कि कश्मीर जो है भारत का इंटीग्रल पार्ट है और आज एक ऑफिशियल मोहर भी लग गई है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड मैं तहे दिल से सुप्रीम कोर्ट का सभी जजेस का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी क्योंकि ये वर्डिक्ट उनके यहाँ से आना बहुत ज़रूरी था क्योंकि फाइनली अब इस मुद्दे पर एक लीगल मोहर लग चुकी है और अब इफ्स एंड बट्स का जो ये प्रोग्राम 2019 से सिलसिला चले आ रहा था वो अब कम्प्लीटली थम चुका है। जिस तरह से आप देखते हैं कि लगातार 4 साल 4 महीने और 6 दिन लगातार से ये धारा 370 रिमूव हुआ था और उसके बाद जो है कुछ विरोधी पार्टियां सबसे ज़्यादा जो है गुपकार गैंग ने जिस तरह से इस पर पिटीशन दायर करा था और इसके लिए लगातार जो है 23 याचिकाएं इन्होंने अलग अलग की और पूरा देश का विपक्ष जो है मौन रूप से जो है समर्थन दे रहा था। तो उन लोगों को क्या कहेंगे आप, वो क्यों चाहते हैं कि आखिर में धारा 370 बरकरार रही? देखिए, पहली बात तो ये कि कश्मीर जो है जब से विभाजन हुआ भारत और पाकिस्तान का, तब से कश्मीर एक पॉलिटिकल मुद्दा अननेसेसरीली बनाया गया। अगर आपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पढ़ा हो या अगर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को देखें या जिसने जो भी लीगल नॉलेज रखते हैं आर्टिकल 370 पे, अगर उन्होंने उस आर्टिकल को भी पढ़ा हो तो उन्हें इसकी नॉलेज ज़रूर होगी कि आर्टिकल 370 सिर्फ एक टेम्प्रेरी प्रोविज़न था, एक ब्रिज था कि क्योंकि उस समय के पॉलिटिकल हालात जो थे देश के बिल्कुल डिफरेंट थे, तो कश्मीर को इंटीग्रेट करना, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट था, उसको भारत के साथ इंटीग्रेट करने का वो सिर्फ एक माध्यम था। लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने और कुछ पॉलिटिशियंस ने, खासकर से जो गुपकार गैंग के जो लीडर्स बने फिरे हैं, उन्होंने इसका बहुत गलत फ़ायदा उठाया और अपने पॉलिटिकल और अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए आर्टिकल 370 को लगातार अब्यूज़ किया, एक्सप्लॉइट किया और अपनी राजनीतिक रोटियां तब से सेकते रहे इस आर्टिकल 370 के दम पे। और अब जब ये आर्टिकल 370 निरस्त हो चुका और इस पे ऑफिशियली एक लीगल मोहर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लग चुकी है, तो कहीं ना कहीं जो इसका डायरेक्ट फ़ायदा है वो उन लोगों को मिलेगा जिनको इस गुपकार गैंग और जो बाकी सारे गैंग्स मिलजुल कर 370 के दम पे अपना फ़ायदा ढूंढ रहे थे, उन लोगों को मिलेगा। क्योंकि आर्टिकल 370 जब तक था तब तक कश्मीर एक अलग ही पैरेलल यूनिवर्स में, कहते हैं ना, जैसे पैरेलल यूनिवर्स की तरह चल रहा था, अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे चल रहा था, भारत की कोई स्कीम वहाँ लागू नहीं होती
होती थी, वहाँ के लोगों वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की कमी थी, वहाँ के लोगों को रोज़गार की कमी थी, स्कीम्स जब लागू ही नहीं होती थी तो उनको भारत सरकार में क्या हो रहा है, पूरे देश प्रगति की ओर अलग से चल रहा था और कश्मीर बैकवर्ड उसकी तरफ चल रहा था, क्योंकि आर्टिकल 370 के दम पे उन्होंने, देखिए आप पत्थरबाजी कितनी होती थी या बाकी जो टेररिज्म था, जो यूथ वहाँ का खड़ा होकर बोलता था, जिनको एक्सप्लॉइट किया गया अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए, एक खामखा में एक मुद्दा बनाया गया, कश्मीर का फ्रीडम मूवमेंट चलाया गया एंड ऑल दैट, तो उन सब में कहीं ना कहीं लगाम कसी है। 5 अगस्त 2019 के बाद अगर आप देखें तो पत्थरबाजी में लिटरली मतलब 100% गिरावट आई है। और वहाँ का यूथ अगर आज आप कश्मीर जाकर देखेंगे तो कश्मीर में बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, क्योंकि सरकार की स्कीम्स लागू हैं। वहाँ अब लोगों में कॉन्फिडेंस है, वहाँ इन्वेस्टमेंट स्कीम्स आ रही हैं, तो उसका डायरेक्ट फ़ायदा ऑब्वियसली वहाँ के बच्चों को मिलेगा, वहाँ के नौजवानों को मिलेगा जो रोज़गार की तलाश में कश्मीर से बाहर आने के लिए मजबूर होते थे। तो अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल 370 के हटने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा कश्मीर के लोकल्स को मिला है। और कहीं ना कहीं मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि जो वहाँ का यूथ है, वो भी ये जो कहते हैं ना, दीज वुल्व्स इन शीप स्किन, जो ये बनते थे पॉलिटिशियंस, ऊपर से तो दिखाते थे वो कश्मीर की जनता के साथ है, लेकिन उन्होंने कश्मीर की जनता को अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए इतना एक्सप्लॉइट किया, उन लोगों को हमेशा भ्रमित करके रखा, सिर्फ इसलिए ताकि उनका पॉलिटिकल करियर चलता रहे। लेकिन अब कहीं ना कहीं मुझे लगता है 2019 के बाद वो वहाँ की जो जनता है उनको भी इस बात का एहसास हो गया है, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की ही बात करें, जिन दूर दराज के गाँवों में पहले अगर आपको जाना होता था तो आप वहाँ पे लिटरली आपको स्ट्रगल करके जाना पड़ता था, और आज की डेट में वहाँ सड़कें बनी हैं, दूर दराज गाँव तक आप बहुत स्मूथली जा सकते हैं। तो ये एक छोटी सी बात है, लेकिन इस बात का एहसास आपको तब होगा जब कश्मीर में बर्फ़ गिरती है, जब 6-6, 7-7 फुट बर्फ़ गिरती है, उस समय जब आपको ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन में कितनी डिफ़िकल्टी आती है। तो छोटी छोटी चीज़ें करके अगर आप उसको क्यूमुलेटिवली देखें तो ये जो छोटी छोटी स्कीम्स का फ़ायदा, छोटी छोटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का ग्रास रूट लेवल पे, इसका डायरेक्ट फ़ायदा वहाँ के यूथ को मिला। और आज की डेट में आपको कश्मीर के यूथ का और कश्मीर की जनता का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए, और हमें बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सरकार को 101% समर्थन दिया है। क्योंकि 19 से पहले पत्थरबाजी आए दिन आप सुनते थे, इनफैक्ट जब बुरहान वानी को मारा गया तब उसके बाद आई थिंक कहीं ना कहीं 1 साल तक लगातार वो पत्थरबाजी का जो सिलसिला है वो चलता रहा। तो 19 के बाद से जो यूथ को भी समझ आया है, उन स्कीम्स का फ़ायदा जब उन्हें मिला है तो उन्होंने भी भारत सरकार को समर्थन दिया है। एक बात और करते हैं लाल चौक की, जिस लाल चौक पे हर फ्राइडे पाकिस्तान का झंडा तो वैसे लहराता ही था, लेकिन हर फ्राइडे एक वहाँ के जो गीलानी गैंग था एंड वो जो बाकी जो खुद को सेपरेटिस्ट कहते थे, लेकिन सेपरेटिज्म की आड़ में अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को सिक्योर करके, अब्रॉड सिक्योर करके कश्मीर की जनता को भ्रमित करते थे, वो एक आवाज़ लगाते थे और सारा का सारा कश्मीर वहाँ लाल चौक पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता था। आज उसी लाल चौक पे भारत का तिरंगा बहुत ही गर्व से लहरा रहा है, और वहाँ की जनता खुद वहाँ तिरंगे लेके पहुँचती है, हिंदुस्तान के नारे लगाती है, और कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को समझ चुके हैं कि उन्हें कितने भ्रम में रखा गया था, सिर्फ इसलिए कि वहाँ के पॉलिटिशियंस जो खाते भारत का थे लेकिन गुणगान गाते थे पाकिस्तान का। तो वहाँ की जनता के लिए भी मैं ऑब्वियसली हमें उनको भी अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने सरकार के इस कदम का बहुत सपोर्ट किया है। क्योंकि कश्मीर जब 2019 के बाद वहाँ ऑब्वियसली सरकार को कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने पड़े, कभी बीच में इंटरनेट बंद करना पड़ा, और आज की डेट में देखिए इंटरनेट इज़ नॉट अ लग्जरी, इट्स अ बेसिक नेसेसिटी। तो इतना उन्होंने झेला, और बाकी भी, और वहाँ की जनता ने भी सपोर्ट किया है, हर स्टेप, हर कदम पे सपोर्ट किया। तो हमें उनको भी अप्रिशिएट करना पड़ेगा। उस अप्रिसिएशन के बिना आई डोंट थिंक कि हम जब भी 370 की बात करेंगे और इसके निरस्त होने की बात करेंगे तो ये कंप्लीट स्टेटमेंट नहीं होगा। सो मैं तो डेफिनेटली उन सब लोगों को अप्रिशिएट करना चाहूँगी आपके माध्यम से। आपने देखा होगा जिस तरह से गुपकार जो ग्रुप है उनकी तरफ से जो याचिकाओं के जिसके पक्ष में जो जिरह कर रहे थे, जो सुनवाई कर रहे थे, जो जज 5 जजों की जो पीठ बैठी, और जो वकील, बहुत बड़ी लिस्ट है, और उनमें सबसे मुख्य तौर से जिनकी जो है सबसे ज़्यादा सरकार रही है कांग्रेस की, कपिल सिब्बल जी, उसमें उनकी पक्ष ले रहे थे गुपकार ग्रुप के। तो आपको लगता नहीं है कि एक
कांग्रेस के जिन्होंने आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा सरकार दी है, और वो अपने तुष्टिकरण के लिए देखिए वो कांग्रेस ये भी कहती थी कि अगर हमारी सरकार आती है हम फिर दोबारा से जो है धारा 370 लगाएंगे। तो इतने बड़े जिरह होने के बावजूद भी अब 5 जजों की बेंच ने जो आज फैसला दिया है, लेकिन आप दूसरी तरफ आप देखेंगे कि लगातार जो है कांग्रेस पार्टी और तमाम जितना भी देश का विरोधी जो है हमारे दल है, विपक्ष जो है, वो मौन सहमति दे रहा था इस पिटीशन में जो है आर्टिकल में। तो क्या लगता है आपको, क्यों आखिर में पूरा देश का विपक्ष क्यों एक तरफ हो रहा था? देखिए, अब विपक्ष के पास बेसिकली सरकार को घेरने के लिए कोई सॉलिड मुद्दा नहीं है, कोई करप्शन का मुद्दा नहीं है। तो कोई ना कोई मुद्दा तो देखिए उनको भी चाहिए ताकि वो सरकार को घेरे, जनता को भ्रमित करें और अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेकते रहें। और अगर आपने जैसे कपिल सिब्बल जी का नाम लिया, अगर आप देखें जब भी कोई पिटीशन होती है जो भारत के इंटरेस्ट के खिलाफ होती है तो उसमें सबसे ऊपर नाम आता है कपिल सिब्बल जी का। राम मंदिर देख लीजिए, अब जैसे आपने आर्टिकल 370 बोला, और भी 3-4 पिटीशन थे जो मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, बट ऐसी 5 केसेस, राम सेतु, वो तो राम मंदिर का है जो 2007 में उन्होंने एफिडेविट फाइल किया। जस्ट इमेजिन, भारत जो कि एक हिंदू राष्ट्र सदियों से रहा है, उसी भारत में कांग्रेस ने इतनी जुर्रत की कि हमारे ही आराध्य श्री राम, उन्हीं के अस्तित्व पर सवाल खड़े कर दिए और ये बोला कि वो काल्पनिक है। ठीक है, और देखिए हमारा जो इतिहास है वो पत्थरों पे गड़ा हुआ है। कांग्रेस के कहने या न कहने से हमारा इतिहास मिटने नहीं वाला। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जहां भी भारत विरोधी और कांग्रेस के फायदे की बात होती तो वहां कपिल सिब्बल जी सबसे आगे खड़े होकर भारत के इंटरेस्ट के अगेंस्ट खड़े होते हैं। एंड वो डेफिनेटली एक जाने माने वकील हैं। देखिए उनका पर्सनल फ़ायदा भी है क्योंकि वकील है, मोटी फीस तो ऑब्वियसली केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, सरकार में मंत्री रहे हैं। सबसे बड़ी बात है केंद्रीय मंत्री रहे हैं, तो ये जो सोचना है ना, इस पे गहन करना है जनता को कि वो किस नेता को चुनकर पार्लियामेंट भेजते हैं। जनता हमेशा चाहती है कि वो एक ऑनेस्ट नेता को चुने, पार्लियामेंट में भेजे और वहाँ वो नेता उनके इंटरेस्ट के लिए काम करे, ना कि उनके इंटरेस्ट के खिलाफ काम करे। एकता अखंडता सब बिल्कुल, एकता अखंडता के लिए वो काम करे। लेकिन अब अगर जनता बार बार उसी नेता को चुन के वहाँ भेजते, डिस्पाइट द फैक्ट कि वही पार्लियामेंटेरियन उनके आराध्य तक पे सवाल उठाता है, तो इसके लिए आप कांग्रेस को ब्लेम नहीं कर सकते। इसके लिए जनता को खुद अपनी चॉइसेस पे गहन करना चाहिए और उनको भी थोड़ा सा सोचना चाहिए। और ये डेफिनेटली सोचना चाहिए कि आपके इंटरेस्ट तभी सिक्योर रहेंगे जब देश सिक्योर रहेगा, क्योंकि यूक्रेन एक क्लासिकल एग्जाम्पल है। आज के डेट में आप देखिए यूक्रेन के बॉर्डर्स कैसे ब्रीच हो गए ना, जो वहाँ की इकॉनमी क्रैश हो गई, वहाँ लोगों के जो घर थे वो नहीं रहे, जो बिजनेसेस है वो ठप हो गए। तो जनता को भी ये सोचना चाहिए कि आपके घर, आपके इंटरेस्ट, पर्सनल इंटरेस्ट भी तभी तक सुरक्षित है जब तक आपके बॉर्डर सुरक्षित है। तो जनता को भी अपना नेता सोच समझ के चुनना चाहिए। तो इसमें आप कांग्रेस को ब्लेम नहीं कर सकते। इसमें डेफिनेटली जनता को कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेल्फ इंटरेस्ट से ऊपर उठकर नेशनल इंटरेस्ट की ओर सोचने की ज़रूरत है। और अगर बार बार इतना करने के बाद भी वो बार बार वहाँ लोकसभा से चुने, वैसे तो आई थिंक वो राज्यसभा से चुने गए हैं, बट अगर लोकसभा में ऐसा कोई शख्स प्रतिनिधि बनकर जाता है तो डेफिनेटली ये जनता के ऊपर भी सवाल उठता है कि उन्हें अपनी चॉइसेस को थोड़ा सा सोच समझकर अपने वोट का उपयोग करना चाहिए। महबूबा मुफ्ती हुए, उमर अब्दुल्ला हुए या फारूक अब्दुल्ला हुए और गुलाम नबी आज़ाद जी है, वो कहे हम इस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं, हमें अभी भी हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, कानूनी लड़ाई, माने सुप्रीम कोर्ट के जो है फैसले पे वो संतुष्ट नहीं है। और गुलाम नबी आज़ाद जी ये भी कह रहे थे कि राजा हरी सिंह जी ने हमको जो है हमारे अधिकार देने के लिए बोला था कि कश्मीरी लोगों के लिए या कश्मीर के आवाम के लिए ये धारा खींचे ताकि हम लोग जो है वहाँ पर अलग से जो है हमें सुविधा मिल सके, लेकिन इस सरकार ने हमको इससे वंचित किया है। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद जी ये नहीं समझ रहे हैं कि राजा हरी सिंह के माध्यम से जो आपने जो है अलग अधिकार लिया, तो उसमें कश्मीरी हिंदुओं को जो है इतना नरसंहार हुआ वहाँ पर, वो तो अधिकार तो नहीं दिया था ना कि आप विशेष कमेटी को जो वहाँ से बाहर भगाओ। आपका क्या कहना है इसमें? जैसा मेरे सवाल का जवाब आपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया। जब आप कश्मीरी लोगों के अधिकार की बात करते तो मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि कोई भी राजनेता कश्मीरी पंडितों को उससे अलग करके क्यों देखता है। क्या कश्मीर सिर्फ कश्मीरी मुस्लिम्स का है? क्या ये कश्मीरी पंडितों का नहीं है? आज जो पूरा भारतवर्ष बहुत खुश है कि कश्मीर में ना दोबारा से सनातन का उदय हो रहा है, तो उनको मैं ये कहना चाहूँगी, सनातन का जो झंडा
झंडा था वो कश्मीरी पंडितों ने अपने सर कटाकर भी रखा। 700 साल से हमारे पूर्वजों ने, आज हम हिंदू हैं, गर्व से कहते हैं, मैं एक कश्मीरी हिंदू हूँ, मैं गर्व से कहती हूँ कि मेरे पूर्वजों ने सर कटाए, अपने घर से बेघर हुए, लेकिन अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया। तो आज जो वहाँ जो सनातन की ध्वजा किसी की वजह से है तो वो कश्मीरी हिंदुओं की वजह से है। तो आज आप खुद देखिए, आपने खुद ही सवाल किया कि कश्मीरी मुस्लिम्स के बारे में बात होती है तो क्या सिर्फ कश्मीर उनका है, उनके अधिकारों की बात होनी चाहिए, क्या कश्मीरी हिंदुओं के अधिकारों की बात नहीं होनी चाहिए? राजा हरि सिंह ने जब ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा, अगर आप उसे पढ़ेंगे तो ये एक टेम्पररी प्रोविज़न था जो सिर्फ इसका मकसद सिर्फ था कि जो प्रोसेस है इंटीग्रेशन का भारत के साथ एक प्रिंसली स्टेट का, उसको फैसिलिटेट किया जाए। बट ये कहीं पे भी नहीं लिखा था कि ये एक परमानेंट प्रोविज़न है और इसको आप सदियों तक अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए चलाए। और अगर ऐसा था भी कहीं तो सिनारियोज चेंज होते हैं, लैंडस्केप्स चेंज होती हैं, सीन्स चेंज होते हैं। तो जैसे आपको भी इस वक्त के साथ बदलने की ज़रूरत है। तो अगर आप सुई वक्त की पीछे पास्ट में लेकर चलेंगे तो वैसा आप भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और मेरे हिसाब से आई थिंक सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी इस मुद्दे पर एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट दी है और उन्होंने एडमिट किया है कि ये तो कहीं पे भी नहीं लिखा है कि ये एक परमानेंट वो प्रावधान था, ये एक टेम्पररी प्रावधान शुरू से था। इसका काम तब खत्म हो गया था जब उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया और कश्मीर को इंटीग्रेट किया। उसके बाद होना क्या चाहिए था, वहाँ की जो अलग कॉन्स्टिट्यूशन थी उसको डिसमेंटल उसी समय कर लेना चाहिए था। आप मुझे बताइए, एक देश में 2 विधान, 2 संविधान, 2 निशान कैसे चल सकते हैं? इतना अधिकार तो आई डोंट थिंक एक ये तो एक नेशनल इंटेग्रिटी के लिए भी घातक है। देश लेफ्ट चल रहा है, आप राइट चल रहे हैं, आप राइट चल रहे हैं, देश लेफ्ट चल, ऐसे नहीं हो सकता है। तो अभी देखिए, जैसा मैंने फिर से आपसे पहले भी कहा, अगर आप कश्मीर आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन का फ़ायदा देखेंगे किसे हुआ है तो वो सबसे ज़्यादा फ़ायदा वहाँ के यूथ और वहाँ की जनता को हुआ है। तो बात घूम फिर के वहीं आ जाती है गुपकार गैंग की, महबूबा मुफ्ती, जिन्होंने बोला था आर्टिकल 370 हटा तो यहाँ तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं होगा। आज देखिए सारी की सारी कश्मीरी जनता वहाँ गर्व से तिरंगा लेके वहाँ तिरंगा यात्रा निकलती है और एक नहीं पूरा का पूरा कश्मीर तिरंगामयी होके रहता है। उसके बाद उमर अब्दुल्ला जी, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने भी यही बोला कि 2014 के बाद आर्टिकल 370, मोदी सरकार, पता नहीं कुछ ऐसा ही बोला था कि आर्टिकल 370 रहेगा, मोदी सरकार, समथिंग ऑल दैट नॉनसेंस, सेव माय ट्वीट एंड ऑल दैट। तो ये देखिए, इन सब को अपने पॉलिटिक्स के लिए एक मुद्दा चाहिए और इन लोगों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा था आर्टिकल 370। और मोदी सरकार ने इनसे वो जो एक राइट था इनका, इनको लगता था ये हमारा बहुत बड़ा अधिकार है आर्टिकल 370 पे पॉलिटिक्स करने का, इनसे जब उनकी रोजी रोटी का जो जरिया था वही छीन लिया तो इनके ऑब्वियसली ये तिल में लाएंगे। तो इनकी जो पीड़ा है हम समझ सकते हैं, लेकिन आई थिंक वक्त के साथ ये पॉलिटिशियंस को भी अपना जो है ना माइंडसेट चेंज करने की आवश्यकता है। और गुलाम नबी आज़ाद जी ने बहुत सारी अभी पास्ट में स्टेटमेंट्स दी हैं जो नेशनल इंटरेस्ट में है, बट अगर अब ये बात फिर से घूम फिर के वही कर रहे हैं तो इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, बिकॉज कहीं ना कहीं हमें लगता है कि वो भावी सीएम है कश्मीर, जब कश्मीर में चुनाव होंगे तो वो वहाँ के भावी सीएम है। तो आई डोंट थिंक अब ऐसी अशोभनीय बातें करना उनको शोभा देता है। बिल्कुल, मैं यही कह रहा था कि गुपकार जो ग्रुप है उनका तो व्यक्तिगत फ़ायदा आपने जैसे बताया, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद जी जो ऐसे हैं कि जो देश के जो है मंत्री भी रहे और इतनी बड़ी पार्टी में रहे जिन्होंने सबसे ज़्यादा कांग्रेस के रहे, आज उन्होंने अलग अपना जो है राजनीतिक दल बना दिया है, लेकिन वो ऐसे जगह रहे जो वो भी समझते थे कि ये गलत है और ये मुख्य धारा से गलत कर रहा है कश्मीर को, लेकिन वे भी आज ये वक्तव्य दे रहे हैं हमारे साथ अन्याय हुआ है। और अब जब यहाँ पर भारत सरकार जो है भारी लोगों को बसाने की बात करेंगे तो यहाँ के युवाओं को जो है रोज़गार क्या होगा? हमारे पास एक इंडस्ट्री थी जो ये पर्यटन की इंडस्ट्री थी, उसमें भी इतने लोग आ जाएंगे तो कहाँ रहेंगे? हमारे पास यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, न यहाँ पे इंडस्ट्री है। तो उनका क्या कहना है? क्या सरकार अगर जो है धारा 370 को जो रिमूव करके एकजुटता में ला रही है तो वहाँ पर डेवलपमेंट होगा ना, वहाँ इंडस्ट्री लगेंगी, भारत सरकार का अपना एक विजन होगा ना। मुझे एक बात बताइए, जब कश्मीर का युवा कश्मीर से बाहर निकल के भारत के किसी भी कोने में नौकरी ढूंढता या व्यवसाय करता तो क्या उनसे कभी लोगों ने कहा कि आप बाहरी हो? कभी भी नहीं कहा। तो मुझे ये बताइए, जब भारत का युवा किसी भी क्षेत्र से हो, जब वो कश्मीर जाता है तो उसे क्यों अपना बार बार परिचय देना पड़ता है? क्यों साबित करना पड़ता है कि नहीं वो कश्मीर के हित में सोचता? क्यों? क्या वो भारत का नागरिक नहीं है? तो
तो अब इन लोगों की जो एंटाइटलमेंट है ना, जो ये अभी भी उस जोन में कहीं ना कहीं वो मेंटल जोन में अटके हुए हैं, वो एंटाइटलमेंट से बाहर आने की ज़रूरत है। और सिर्फ इसी एंटाइटलमेंट के दम पे इन्होंने न जाने कितने युवाओं का भविष्य अंधेरे में झोंक दिया। और अब ज़रूरत है वहाँ की जनता और वहाँ के युवाओं को भी सोचने की। जिस पाकिस्तान का राग अलापते रहते हैं, आज उस पाकिस्तान की हालत देखिए। वहाँ खाने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। अगर आपने कुछ वीडियोस देखे होंगे, आई डोंट नो वो हकीकत में सही है या नहीं, लेकिन वहाँ के जो अटारी वाघा बॉर्डर पे जो उनके रेंजर्स हैं, वो शादियों में जाके अब बैंड बजा के पैसा कमा रहे हैं। उनकी ये हालत हो गई है। अगर उसके अगेंस्ट आप भारत में प्रगति का हाल देखिए, कश्मीर का टूरिज़्म 2019 के बाद आप जाके देखिए, आंकड़े देखिए जो भारत सरकार ने दिए, या वहाँ के लोकल स्टैटिस्टिक्स भी देखिए, कलेक्ट करके देखिए, टूरिज़्म में बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है। और अगर मुझे नहीं लगता, अगर भारतवासी किसी भी क्षेत्र में जाए, क्योंकि यहाँ कहीं इंटरस्टेट जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती, पासपोर्ट नहीं दिखाना पड़ता, तो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये अधिकार देता है, हर भारतीय नागरिक को किसी भी क्षेत्र में जाके वो अधिकार देता है कि वो व्यवसाय करे। तो आई डोंट थिंक जब तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे इस चीज़ की रोक लगती है, तो वहाँ के नेताओं को ऐसी अशोभनीय बातें करनी चाहिए। अब वक्त आ गया है कि वो समय के साथ अपनी सोच बदलें।